So, welcome to the channel. Chapter number 1, Challenges of Nation Building. This is the part 3 of this chapter. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टीशन का प्रोसेस कैसे हुआ एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. तो हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. अब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, बट द डिफ़िकल्टी स्टिल एग्जिस्ट. अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या सीन था हम पढ़ते हैं. तो ब्रिटिश इंडिया जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड थी. फर्स्टली द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और सेकेंडली द प्रिंसली स्टेट. अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का क्या सीन था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे इंडिया के प्रोविंसेस को. ठीक है. On the other hand, several large and small states ruled by the princes. Princely states का क्या था कि प्रिंस जो थे वो रूल करते थे प्रिंसली स्टेट्स में. ब्रिटिश जो थे वो उनके ऊपर थे, उनको पैरामाउंटेसी दी गई थी, मतलब कि इंटरनल अफेयर्स जो थे वो कंट्रोल करते थे प्रिंसेस, बट सुप्रीमेसी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की. On the other hand, the several large and small states ruled by the princes called the princely state. जो states थी जो रूल करते थे प्रिंस, उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था. जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो प्रिंसेस कंट्रोल करते थे उस टाइम पे. अब इनके पास क्या था राइट कि वो इंजॉय करते थे सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स. एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी थे उनकी स्टेट के बारे में वो कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे. उनके पास ये राइट था कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहे कि हाँ ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है. ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करके बस इंटरनली जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं. ये था कंसेप्ट प्रिंसली स्टेट का. दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. इस चीज़ को क्या कहा जाता था? पैरामाउंटेसी. बहुत रिपीटेडली ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज पैरामाउंटेसी, एक्सप्लेन द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट एट दैट टाइम. प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. 1/3 लैंड जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियन. अगर 4 बंदे इंडियंस हैं ना तो उनमें से एक जो है वो प्रिंसली स्टेट के अंदर रहता था. तो सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे था मेन चैलेंज इंडिया के लिए वो ये था कि अब प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर कैसे करानी है. ठीक है. तो अब कैसे ये चीज़ सॉल्व करनी है. अब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया प्रिंसली स्टेट का. अब मेन पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हो रही थी. सो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिशर्स that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over the princely state would be lapse. इसका क्या मतलब था कि अब इंडिपेंडेंस के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया था कि जो उनकी पैरामाउंटेसी चल रही थी, पैरामाउंटेसी क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सुप्रीमेसी में हैं और उनके अंडर जो है प्रिंसली स्टेट अपने इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश का राज जो है वो इंडिया के ऊपर ख़त्म हो गया है तो पैरामाउंटेसी भी ख़त्म हो गई है. ठीक है. और जो प्रिंसली स्टेट के साथ जो भी उनका था एग्रीमेंट इंटरनल अफेयर्स को लेके वो भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा. अब इसका क्या मतलब था? दिस मीन डैट ऑल दी स्टेट्स एज मैनी एज 565 प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे वुड लीगली बिकेम इंडिपेंडेंट. ठीक है. अब वो आज़ाद हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, उनके सुपीरियर तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, तो अब वो आज़ाद हो गए थे. तो इसका क्या मतलब था कि अब वो इंडिपेंडेंट हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है. अब इंडिया जो थे इस चीज़ को लेके वरिड थी कि यूनिटी कैसे होगी अगर इन सारी प्रिंसली स्टेट ने ये कह दिया कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या फिर आधी प्रिंसली स्टेट्स अगर ये कह दे कि पाकिस्तान के साथ हम मिलना चाहते हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यूनिटी का जो इंडिया का ड्रीम था वो कैसे पूरा होगा. द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट took a view that all these states were free to join either India or Pakistan or remained independent if they wish so. अब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया था कि ये स्टेट्स की मर्ज़ी है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये उनकी चॉइस है कि उनको क्या ज्वाइन करना है, उनको इंडिया ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं.
This decision was left not to the people but to the rulers of the princely state. princely states के जो rulers हैं वो decide करेंगे कि उनको क्या आगे step लेना है. This was very serious problem and could threaten the very existence of united India. हमारे leaders ने जो सपना देखा था एक कि यूनिटी होनी चाहिए, वो सपना जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर प्रिंसली स्टेट ने एक स्टेप गलत ले लिया आगे, तो इंडिया की यूनिटी ख़राब हो सकती है. सो दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून. प्रॉब्लम तो एकदम से स्टार्ट हो गई थी. सबसे शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड टू इंडिपेंडेंस टू रिमेन इंडिपेंडेंट. अब ट्रेवेनकोर के जो रूलर थे, क्योंकि रूलर्स पे डिसीजन लेफ्ट किया गया था, तो ट्रेवेनकोर के रूलर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम लोग ना ही इंडिया के साथ मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलेंगे. अब द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. अब ट्रेवेनकोर के रूलर के बाद जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी थी कि ना ही हम पाकिस्तान की तरफ जाने वाले हैं और ना ही इंडिया की तरफ जाने वाले हैं. रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये भी नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करें इन फ्यूचर. This response of the ruler of the princely state mean that after the independence there is real possibility that India would got further divided into a number of country. मतलब क्या ये जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, क्या ये चीज़ को दर्शाता है कि अब इंडिपेंडेंस के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया अब डिवाइड हो जाएगा? मतलब एक यूनिटी का जो सपना उन्होंने देखा है, तो क्या वो अभी भी फुलफिल होने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी? द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दिस स्टेट ऑल्सो लुक्ड ब्लीक. मतलब लोग जो थे वो ऑब्वियसली जब प्रिंसली रूलर्स के अंडर रहे हैं तो उनके लिए डेमोक्रेसी का क्या ही कंसेप्ट होगा. This was a strange situation. It was very strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. क्योंकि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी उनकी मेन जो थे एम्फोसिस ही यही थे कि हमको यूनिटी पे फोकस करना है, हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि खुद के डिसीजंस खुद लेने हैं, एज वेल एज डेमोक्रेसी, पीपल के लिए गवर्नमेंट सेटअप करनी है, लोगों के लिए, लोगों के पास राइट होना चाहिए. इन द मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर. अब तक जो थी प्रिंसली स्टेट्स में कैसे काम चल रहा था? नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में चल रहा था, क्योंकि प्रिंसली के जो रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, वो कंट्रोल कर रहे थे. एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन. और जो रूलर्स हैं अब वो नहीं चाहते कि उनकी जो लोग उनके अंडर थे इतने टाइम से, उनके पास डेमोक्रेटिक राइट्स हो. अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली कि क्या क्या चीज़ें आई प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के अंदर. अब हमको ये नेक्स्ट टॉपिक करना है कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी इन प्रॉब्लम्स की तरफ. हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन कराई. So the interim government took a firm stance against the possibility of division into the small principalities of different sizes. उन्होंने फर्म स्टैंस लिया कि हाँ अब आगे जो डिवीज़न होगी हम वो नहीं होने देंगे. हम ये नहीं चाहते कि अब आने वाला जो इंडिया है वो स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में बंट जाए. और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने वो शुरू से ही अपोज करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को. उनका ये व्यू था कि जो स्टेट्स हैं उनको फ्रीली डिसाइड करने दिया जाए कि उनको क्या करना है. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 6 मार्क्स में भी बहुत बारी रिपीटेडली आया है, 4 मार्क्स में भी रिपीटेडली आया है. सरदार वल्लभ भाई पटेल was India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following the independence. इंडिपेंडेंस के बाद ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे. ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग. इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक रोल निभाया था. इन्होंने रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स से बात करी, उनको डिप्लोमेटिकली सबको मनाया, ऑलमोस्ट सबको मनाया कि वो इंडियन यूनियन के अंडर आ जाएं. इट मे लुक ईजी नाउ, ये ईजी लग रहा था बट इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी. इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी इस टाइम पे, विच रिक्वायर्ड अ स्किलफुल पर्सन. फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट इन टूडेज Orissa and Saurashtra
मतलब अभी ही इतनी जो है इनके अंडर ही इतनी छोटी छोटी है, तो अगर डिवीज़न होगी तो कितनी ज़्यादा स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ उस टाइम पे बन जाती, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। एंड देयर वर न्यूमरस ऑफ अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। अब गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। 3 जो मेन कंसिडरेशन थी, गवर्नमेंट उसी चीज़ को फॉलो कर रही थी। पहला कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। पहले तो जो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के बंदे हैं वो इंडियन यूनियन में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। मतलब कि गवर्नमेंट जो थी वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच ही अपना रही थी, मतलब कि इनको पूरी फ्रीडम दी जाएगी, इनको कोई भी तरीके से प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, और अगर वो इंडियन यूनियन में आते हैं तो उनको एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से डील आउट किया जाएगा। द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लूरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग टू द डिमांड्स। मतलब कि प्लूरैलिटी भी देखी जाएगी और उनकी डिमांड्स जो हैं, जो भी रीजन्स की डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल किया जाएगा और उनसे फ्लेक्सिबल तरीके से डील आउट किया जाएगा। Thirdly, in the backdrop of the partition, which brought into a focus a contest over demarcation of territory, integration and consolidation of territorial boundary, nation has assumed was supreme importance। अब जो पार्टीशन के बाद उन्होंने जो बैकड्रॉप बनाया था कि हाँ इंडिया कि ये होनी चाहिए डिमार्केशन, जो भी टेरिटरी, जो भी बॉर्डर्स उन्होंने सोचे थे, जो इंटीग्रेशन उन्होंने सोची थी कि हाँ यूनाइटेड होगा इंडिया, सारे जो रीजन्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे इंडिया में, इंडियन यूनियन एज अ होल उन्होंने जो सोचा था, वो अब हमारे लीडर्स के लिए सुप्रीम इम्पोर्टेंस पे था पॉइंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इंटीग्रेशन उस टाइम पे इंटीग्रेट नहीं होते तो स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में बन चुका होता इंडिया। अब बिफोर 15 अगस्त 1947 जो पीसफुल नेगोशिएशन यानी कि जो बातचीत करके नेगोशिएट करके उन्होंने ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स को एग्री कर लिया था कि वो जो है वो इंडियन यूनियन की न्यू बाउंड्रीज के अंडर आ जाए। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसपे प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं वो एग्री कर रहे थे कि हाँ उनकी स्टेट अब तैयार है यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए। ये भी एक नंबर में बहुत रिपीटेडली आता है कि व्हाट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, असेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। अब बाकी तो हो गई थी, प्रिंसली स्टेट्स आ गई थी, बट डिफ़िकल्ट किन किन जगहों का रहा था? जूनागढ़ का, हैदराबाद का, कश्मीर, मणिपुर का डिफ़िकल्ट रहा। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व्ड। जूनागढ़ का इशू अब कैसे रिजॉल्व हुआ था कि वहाँ पे लोगों को वोट दे के डिसाइड कर लिया गया था कि क्या वहाँ के लोग आना चाहते हैं इंडिया के अंदर। प्लेबिसाइट हुआ था। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वोट करवाई गई थी लोगों से। के लोग थे उन्होंने ही अपनी डिज़ायर मतलब दिखाई थी अपने वोट्स के ज़रिए कि हम लोग इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हम लोग कश्मीर का जो केस है वो 8 चैप्टर में पढ़ेंगे इस बुक की, और अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे हैदराबाद और मणिपुर का केस आगे कि हैदराबाद का क्या सीन था। सो हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ी जो थी वो थी हैदराबाद, जो कि इंडियन की टेरिटरी से जुड़ी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंटायरली सराउंडेड थी। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर टुडेज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। रिलेट करने के लिए बताया गया है कि आज ये जो एरियाज़ हैं वो हैदराबाद के उस टाइम के थे। यहाँ का जो रूलर था उसको टाइटल दिया गया था निज़ाम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बारी पेपर में कि निज़ाम किसको बोलते थे, तो रूलर जो था हैदराबाद का उसको निज़ाम बोला जाता था। ही वॉज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एट द टाइम। उसके बाद निज़ाम जो था वो चाहता था कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी ना ही इंडिया से जुड़े और ना ही वो पाकिस्तान से जुड़े। उससे इसी के लिए ही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा था इंडिया के साथ नवंबर 1947 में। इसकी डेट भी कभी कभी पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, और नेगोशिएशंस चल रही थी कि वो पूरे तरीके से जो है इंडियन यूनियन के अंडर आ जाए बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन।
ठीक है, विद इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन नेगोशिएशंस, बातचीत वगैरह चल रही थी उस टाइम पे। टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्स। अब जो लोग थे हैदराबाद के, वही निज़ाम के रूल अगेंस्ट हो गए थे। अब वो नहीं चाहते थे कि निज़ाम कंटिन्यू करे अपना रूल हैदराबाद में। पीजेंट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस हो रहे थे निज़ाम के रूल की वजह से, तो उन्होंने अपना मतलब पूरे तरीके से उसको अपोज करा, उसके अगेंस्ट खड़े हुए। वुमेन्स भी वर्स्ट थी इस ऑपरेशन के। निज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करता था लोगों को, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो रोज अगेंस्ट निज़ाम। हैदराबाद जो था वो नर्व सेंटर बन चुका था इस मूवमेंट का। कम्युनिस्ट पार्टी और जो थी हैदराबाद की कांग्रेस, उन्होंने भी मतलब फोर फ्रंट में हिस्सा लिया इस मूवमेंट में, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से ही चाहती थी कि जो हैदराबाद है वो इंडियन यूनियन में आ जाए। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकर्स ऑन द पीपल। अब निज़ाम ने क्या करा कि लोगों को दबाने के लिए, चुप कराने के लिए उसने पैरामिलिट्री फोर्स नाम के रजाकर्स था जिसका नाम, वो लोगों के ऊपर छोड़ दी। अब ये जो मिलिट्री फोर्स थी, इन्होंने अपनी हदें ही पार कर दी थी। लोगों को मतलब चुप कराने के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा वायलेंस बनाया, मर्डर करा, रेप करा वुमेंस को। कम्युनल नेचर के बेसिस पे इतनी ज़्यादा वायलेंस शुरू कर दी थी। उन्होंने रेप करा, मेम्ड करा, एंड दे हैव लूटेड एंड टारगेटेड पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स पे ज़्यादा वायलेंस करी थी उन्होंने। अब इतना ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। In September 1948, Indian Army moved into control निज़ाम फोर्सेस। इंडियन आर्मी को आना पड़ा और निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल करना पड़ा। उसके बाद बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा, फाइट होती रही इंडियन आर्मी और रजाकर्स के बीच में, और उसके बाद जो निज़ाम था उसने फाइनली सरेंडर कर दिया, एंड दिस लेड टू हैदराबाद असेशन टू इंडिया। तो ये थी हैदराबाद की मतलब उससे कैसे वो इंडियन यूनियन में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।